डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मोशन वन डायमेंशन टॉपिक के हम लोग स्टडी इस समय कर रहे हैं मैकेनिक्स में, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड हमने ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए थे। जो होमवर्क हमने दिया था वो सब भी हमने सॉल्व करा दिया था। इसके अलावा उसमें आप लोग देखिएगा जितने भी इक्वेशन पे बेस्ड, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस होंगे, उसमें सॉल्व कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करेगा उसको आप लोग पूछिएगा, हम बताएंगे। वैसे हमने खूब ढेर सारे कई लेक्चर हमने खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराया। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। डियर, ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए वैलिड होते हैं। कुछ पॉइंट का ध्यान दो यहाँ पर। काइनेमेटिक इक्वेशंस आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन अगर वेरिएबल है तो काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकता। काइनेमेटिक इक्वेशन में v बराबर u प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो इक्वेशंस होते हैं ये सारे इक्वेशंस उस समय वैलिड होता है जब एयर का रेजिस्टेंस न लग रहा हो, एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो। किसी भी बॉडी को तुम ऊपर फेंक दो, ऊपर जा रहा हो फिर नीचे आ रहा हो। कोई बॉडी जब ऊपर जाता है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगता है, कोई बॉडी जब नीचे आता है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगता है। हम लोग जब बाइक से चलते हैं तो ऐसे में जब आगे चलते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस पीछे लगता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को यहाँ इग्नोर करके चलना है। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि काइनेमेटिक इक्वेशंस आर वैलिड फॉर वैक्यूम। किसके लिए वैलिड होता है? वैक्यूम के लिए वैलिड होता है। ये मान के चला जाता है कि बॉडी मोशन कर रहा है तो एयर का कोई भी रेजिस्टेंस उस पर वर्क नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में अगर किसी भी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो बॉडी जब ऊपर जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है तो टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने चाहिए। तो पहली बात क्या याद रखना है कि काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। दूसरी बात कि काइनेमेटिक इक्वेशन वैक्यूम के लिए वैलिड होता है। तीसरी बात, टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग। चौथी बात होता है कि अगर किसी भी बॉडी को किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ तुम प्रोजेक्ट कर दो, अगर 10 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को ऊपर तरफ प्रोजेक्ट कर दो तो जब बॉडी लौटता है तो ऐसे कंडीशन में 10 मीटर पर सेकंड से ही बॉडी क्या होता है, वापस आता है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी को फेंका गया तो वापस आएगा तो फिर 10 मीटर पर सेकंड से ही वो क्या करेगा, टकराएगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एट दैट सेम पॉइंट। उसी पॉइंट पर उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और प्रोजेक्शन वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं डियर, बॉडी के सेम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए जानकारी होना चाहिए। और इसमें इक्वेशन होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें डेरिवेशन कराने में, डेरिवेशन करा दे रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन करने से ये इक्वेशन ज़्यादा क्लियर होता है कि इक्वेशन कहना क्या चाह रहा है। एक और इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टीथ सेकेंड। टीथ सेकेंड का मतलब होता है टी सेकेंड के जर्नी का लास्ट 1 सेकेंड, जिसे कहा जाए 5th सेकेंड। तो 5 सेकेंड के जर्नी का लास्ट 1 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ। 9th सेकेंड, 9 सेकेंड के जर्नी के लास्ट में 1 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ। तो 9th सेकेंड, 5th सेकेंड, 4th सेकेंड इज आल्सो नोन एज टीथ सेकेंड। तो एस टी एथ इक्वल टू होता है u प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशन होते हैं, लेकिन जो 3 इक्वेशन होते हैं वो तो कैलकुलस से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। क्लियर हुआ सबको? तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना चाहिए कि काइनेमेटिक इक्वेशंस are valid for constant acceleration and retardation। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए
ये डियर वैलिड होता है, इसका नॉलेज रहना चाहिए। इसके बाद इट इज वैलिड फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए वैलिड होता है। फ्री स्पेस जहां पर कि एयर ना हो, जब एयर नहीं रहेगा तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होगा, दैट इज एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो वैक्यूम का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिया जाए तो टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग यानी ऊपर जाने का टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। किसी बॉडी को ऊपर फेंक दो तो जितना बॉडी को ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही बॉडी को नीचे आने में समय लगता है। ये दोनों टाइम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर एक और खास बात, काइनेमेटिक इक्वेशन मास पे डिपेंड नहीं होता। काइनेमेटिक इक्वेशन इज नॉट डिपेंड अपॉन मास। अगर तुम किसी हाइट से तुम 10 kg बॉडी को गिरा दो, चाहे 5 kg के बॉडी को गिरा दो, दोनों को ग्राउंड तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। काइनेमेटिक इक्वेशन इज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस आर not depend upon mass of that body। काइनेमेटिक इक्वेशन उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं होता। और एक और कॉन्सेप्ट, किसी भी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो जिस वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका जाता है, जब बॉडी वापस आता है तो उस पॉइंट पर उसी वेलोसिटी से पुनः आकर के वह टकराता है। दैट इज प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एट सेम पॉइंट। उसी पॉइंट पर प्रोजेक्शन वेलोसिटी और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी दोनों क्या होता है? सेम होता है। ग्राउंड से अगर किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर अगर तुम फेंको तो जब बॉडी अपने आप जब ऊपर से वापस आएगा तो जिस पॉइंट से बॉडी को फेंके हो उस पॉइंट पर पुनः वो 10 मीटर पर सेकंड से ही क्या करेगा? टकराएगा। तो ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जानने चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखना कितना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अब हम क्या करने चल रहे हैं? सारे काइनेमेटिक इक्वेशन बताने चल रहे हैं और सारे काइनेमेटिक इक्वेशन का फट से डेरिवेशन करा दे रहे हैं। डेरिवेशन करने से कई कॉन्सेप्ट इसके और भी डेवलप होते हैं। अगेन फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक फॉर्मूला होता है एसटीएथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टीएथ सेकेंड। टीएथ सेकेंड का मतलब टी सेकेंड के जर्नी का लास्ट 1 सेकेंड। इसको खूब समझाएंगे, अभी परेशान ना हो। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट 2t - 1
ये 4 काइनेमेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होते हैं, जिनमें इन तीनों का डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से होता है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन होता है ये कैलकुलस मेथड से नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये अलग से इन्हीं सब इक्वेशन से क्या होगा, डिराइव होगा। अब यहाँ पर खास बात तुम ये देख रहे हो कि जो u है इसको क्या कहेंगे, u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, t टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, s के बारे में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, s ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, अगर बॉडी एक लाइन में मोशन कर रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, तो ऐसे में जो s है वो डिस्टेंस भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। लेकिन अगर बॉडी जरा सा भी टर्न हुआ, जरा सा भी इधर उधर गया, ऐसे में s हमेशा क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करेंगे। अगर बॉडी जिस पॉइंट से चला घूम के उसी पॉइंट पर आ गया, और ऐसे में इस इक्वेशन को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू सीधे 0 आ जाएगा। इसका मतलब s हमेशा क्या देता है, इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देता है, न कि डिस्टेंस। हाँ, अगर स्ट्रेट टाइम में बॉडी मोशन कर रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये खास बात। और ए क्या है, ये एक्सेलरेशन है या तो रिटार्डेशन है, तो ये हो गया डियर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, ये हमेशा क्या होना चाहिए डियर, कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना, बिकॉज काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट नहीं है तो काइनेमेटिक इक्वेशन डियर अप्लाई करोगे तो तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। इस विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना, ये काइनेमेटिक इक्वेशन का लिमिटेशन है, ये कमी है कि काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। और डेरिवेशन कर लें, डेरिवेशन से कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन, बताओ एक्सेलरेशन का कैलकुलस फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt होता है कि नहीं। एक्सेलरेशन का कैलकुलस फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। और एक्सेलरेशन को हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। देखना, जब कांस्टेंट मान के चलेंगे तभी इंटीग्रेशन से ये बाहर होगा, और जब इंटीग्रेशन से जब बाहर होगा तभी जाके फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव होगा। तो यहाँ से बताओ dv बराबर a dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें दोनों तरफ, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ आ गया देखो dt। शुरू में टाइम क्या मानेंगे, 0, बाद का टाइम t, वेलोसिटी का लोअर लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो देखो t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, ध्यान दो लिमिट, और t टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v। dt का इंटीग्रेशन t, dx का इंटीग्रेशन x, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो dv का इंटीग्रेशन v। देखो इस dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा। तो यहाँ v लिख दो, उसके बाद से लिमिट लगा दो u से v तक, उसके बाद से a और dt, जैसे dv का इंटीग्रेशन v वैसे dt का इंटीग्रेशन t, और ये हो जाएगा 0 to t। यहाँ अप्लाई कर दो डियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a अपर लिमिट t माइनस 0। इसलिए यहाँ से आ गया, देख लो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया कि नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। और इस इक्वेशन की विशेषता देख लो, इंटीग्रेशन से a बाहर आ गया है,
ए क्यों बाहर आ गया है? क्योंकि ए कांस्टेंट है। इससे प्रूफ होता है कि इस प्रकार का इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए वैलिड होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दे दिया है तो किसी भी कीमत पे काइनेमेटिक इक्वेशन न लगाना। अगर काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर दोगे तो तुरंत आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज s? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। t टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? s होगा। सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन करने के लिए इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सेकेंड इक्वेशन जो डिराइव होगा वो फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से डिराइव होगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी के हेल्प से सेकेंड इक्वेशन डिराइव होता है। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो v को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? dx अपान dt। अरे वेलोसिटी का कैलकुलस डिफिनीशन dx अपान dt ही तो होता है। इजकल टू u प्लस ए टी, इसलिए यहां से dx इजकल टू u प्लस ए टी डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें। इधर इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी। इधर टाइम का लिमिट, इधर डिस्प्लेसमेंट का लिमिट। टाइम का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट s। क्लियर हुआ? t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट हमने 0 लिख दिया, t इक्वल टू t पर डिस्प्लेसमेंट हमने s लिख दिया। जिस तरह से dt का इंटीग्रेशन t होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, वैसे dx का इंटीग्रेशन x होगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट चलेगा 0 टू s। u का 5 का इंटीग्रेशन 5t, 4 का इंटीग्रेशन 4t, 9 का इंटीग्रेशन 9t। तो u का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन याद करो ut प्लस ए इज कांस्टेंट ऐसे पड़ा है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 0 टू t। लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इजकल टू u t प्लस हाफ a t का स्थान पे t माइनस लोअर लिमिट यहाँ 0 रखोगे, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया ना डेरिवेशन? सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन सेकेंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी देखो v नहीं होता। फर्स्ट इक्वेशन में s नहीं होता और सेकेंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी v नहीं होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो याद कर लो सब लोग। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं होता? टाइम t वहां पे गायब होता है। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि कैसे पता चले क्वेश्चन सॉल्व करने में हम कौन से इक्वेशन लगाएं। तो अगर t नहीं पता है तो थर्ड इक्वेशन लगाओ,
फाइनल वेलोसिटी एस नहीं पता है तो पहला इक्वेशन लगाओ v बराबर u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो ये इक्वेशन लगाओ s बराबर u टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो अपने कॉमन सेंस से सोच करके क्वेश्चन में इक्वेशन अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एक इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, एक इक्वेशन में s नहीं है, एक इक्वेशन में t नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, इसको विशेष रूप से ध्यान देना। ये पता है कि a इज इक्वल टू dv अपान dt होता है, और a क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट, a को कांस्टेंट मान के हम लोग चल रहे हैं। तीसरे इक्वेशन में t नहीं होता, इसलिए यहाँ पर dt को हटाना होगा, dt को एलिमिनेट करना होगा, और dt को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है चेन रूल। चेन रूल हमने बताया था, चेन रूल के हेल्प से इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। और देख लो कैसे, a इज इक्वल टू dv अपान इंटू अपान, यहाँ dt रहने दो और यहाँ dx से डिवाइड कर दो, तो dx से मल्टीप्लाई कर दो। यही देखो चेन रूल है, हमने बताया ना कि dx से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाप करेंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गंगा स्नान हो जाएगा। तो क्या है चेन रूल, पाप करो और गंगा स्नान करो। तो देखो dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। अब तुम ही बताओ डियर, a इज इक्वल टू dx अपान dt को क्या कहोगे, वेलोसिटी कहोगे कि नहीं, और यहां से आ गया dv अपान dx। तुमको खुद ही समझ में आ रहा है, यहां पे देखो dt एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया। और यहां से तुम देख लो v dv इज इक्वल टू a dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो v dv इक्वल टू a इंटीग्रेशन से बाहर। क्यों a इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि a क्या मान के चल रहे हो, कांस्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए वैलिड होता है। तो इधर बताओ x का लिमिट 0 टू s, स्टार्टिंग में x बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u, s डिस्प्लेसमेंट पे फाइनल वेलोसिटी v हो गया। यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दिया, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2। सोचो डियर, यह आ गया u2, v इज इक्वल टू a, और dx का इंटीग्रेशन x 0 टू s। यहाँ से 2 आ गया बाहर, v पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a, x का स्थान पे s माइनस 0। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन की विशेषता आ रहा है समझ में। इस इक्वेशन में क्या नहीं होता, देखो t नहीं होता। ये कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो टोटल कितने इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशन होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as,
ये तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए वैलिड होते हैं। ये तीनों इक्वेशन मास पे डिपेंड नहीं होते। इनको तब हम अप्लाई करते हैं जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब वैक्यूम के लिए ये क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। तो टोटल देखा जाए तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होते हैं जिसको हमने डेरिवेशन करा दिया, जिससे कि आइडिया लगे कि ये सब क्वेश्चंस इक्वेशंस कैसे अप्लाई होते हैं। और जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा और ये सारे इक्वेशंस और समझ में आएंगे। लेकिन अभी एक इक्वेशन और बचा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी tth सेकेंड। उसको खूब समझना होगा, उसको हम खूब समझाएंगे और उसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे काइनेमेटिक इक्वेशन पर। लेकिन उसके पहले हम ढेर सारे पहले स्पेशल केसेस बताएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में लास्ट वाला इक्वेशन को विशेष रूप से समझा करके उस पर तुरंत क्वेश्चन करा देंगे, उसको डिराइव करा के। उसको डेरिवेशन करने के लिए कैलकुलस की आवश्यकता नहीं होता। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। जो भी आज आप लोगों ने पढ़ा उसका फट से नोट्स बनाइए। आज हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा। ऑल द बेस्ट।